राइट बेटा, सो आई एम रिकॉर्डिंग ट्राइंगल्स अगेन, क्योंकि मुझे गौरी ने बताया ट्राइंगल्स की रिकॉर्डिंग नहीं है और बच्चों को अब इसमें रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। तो जिन भी बच्चों को ट्राइंगल्स में प्रॉब्लम है, हम एक बार ट्राइंगल्स दोबारा शुरू कर रहे हैं। बहुत क्विकली रिवीजन मोड में करेंगे, इसीलिए बहुत छोटे छोटे बेसिक्स कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में। सिमिलैरिटी क्या होती है? जब शेप सेम होती है लेकिन साइजेस डिफरेंट होते हैं, दैट इज सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? जब साइज और शेप दोनों सेम होता है, दैट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो यहाँ ये जितने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, छोटू ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल, दे आर ऑल सिमिलर फिगर्स। ये दो फिगर्स दिख रहे हैं, दे आर ऑल सिमिलर फिगर्स, क्योंकि शेप सेम है बट साइजेस डिफरेंट है। आगे चलते हैं। अब ये ताजमहल के 3 फोटोग्राफ्स हैं, दे आर ऑल सिमिलर, राइट। तो चलो, अब हमें यहाँ पर एक ये फैक्ट है जो हमें याद रखना है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कैसे समझ में आएगा। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स वो तब सिमिलर होंगे इफ द फर्स्ट कंडीशन इज उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल्स इक्वल, लेकिन साइड्स इन प्रोपोर्शन या फिर सेम रेशो। मतलब कहने का ये है, अगर मैं यहाँ पर ये दो फिगर्स देख रही हूँ मेरे सामने, राइट, अगर मैं ये दो फिगर्स देख रही हूँ यहाँ सामने, तो सबसे पहली कंडीशन है सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो दोनों में 4 है, और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ए इक्वल्स टू पी, डी इक्वल्स टू एस, बी इज इक्वल्स टू क्यू एंड सी इज इक्वल्स टू आर। ऑल 4 एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स इन प्रोपोर्शन होंगी बेटा, साइड्स इक्वल नहीं होंगी। साइड्स इन प्रोपोर्शन का मतलब है ए डी बाई पी एस equals to AB by PQ. Corresponding sides equals to BC by QR is equals to DC by SR। ठीक है, समझ में आया? तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, मतलब इक्वल रेशोज में होंगी। जैसे अगर हम इसका रिलेशन कहें, ये 3/5 है, तो सब 3/5 3/5 की रेशो में होगा। 3/5 मीन्स अगर ये 3 ये 5 है, और ये लेट्स से 4 है। 4 नहीं लेती मैं, इसको 6 ले लेती हूँ, इजी हो जाएगा। तो दिस विल बी 10, राइट और नॉट? अगर ये 3 है अगेन, तो ये अगेन 5 होगा। अगर ये 9 है, तो ये 15 होगा। मतलब साइड्स को सिंप्लीफाई करेंगे 9/15 को, तो आएगा 3/5 ही। मतलब इन सबको आपस में कट करो, 3/5 आएगा, 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। मतलब सबकी रेशो इक्वल होगी, मतलब दे विल बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चे, ये हो गई प्रोपोर्शनैलिटी क्राइटेरिया। अब हम आगे चलते हैं। ये सेम चीज दोबारा लिखी हुई है। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 6.1। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। देखें, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि सर्कल ये भी हो सकता है, सर्कल ये भी हो सकता है, सर्कल ये भी हो सकता है। तो शेप सेम है बट साइजेस आर डिफरेंट, इसीलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऐसे ही ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, आइसोसेलेस नहीं। नाउ टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये वही क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टी जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो जैसे अभी हमने देखा, एक बिग स्क्वायर एक स्मॉल स्क्वायर, ये सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी। टू एग्जांपल्स क्या है? तो एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल भी बना दो। नॉन सिमिलर फिगर्स तो एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर बना दो जिसमें पॉलीगन्स की साइड ही सेम नहीं है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो। ठीक है, चले आगे, बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर, इसमें से कुछ भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये सिमिलर है क्या? देखें, साइड्स तो हमें प्रोपोर्शन में दिख रही है, 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3। तो साइड्स तो हैं सिमिलर प्रोपोर्शन, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है। दिस एंगल इज नॉट इक्वल्स टू दिस एंगल, इसीलिए दीज आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट वन, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो वही सेम चीज है, सिर्फ ट्राइंगल्स हो गया वहां पॉलीगन्स हटकर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, इन सेम रेशो और आर इन प्रोपोर्शनेट। ठीक है, चलें अभी आगे। ओके, अब करनी है हमें थ्योरम 6.1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको किस तरीके से करेंगे देखें।
राइट। तो थ्योरम क्या कह रही है यहाँ पर? थ्योरम कह रही है इफ अ लाइन इज ड्रॉन। अब क्योंकि बेटा पेपर 30% ऐसा है ना सब्जेक्टिव टाइप, तो 30% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा, पूरा एनसीईआरटी से। और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं कि एक थ्योरम पक्का एसएच आए एग्जाम में। तो उसमें ये थ्योरम के काफी हाई चांसेस होते हैं। एक ये थ्योरम और एक वो 3 केसेस वाली जो थ्योरम थी, एएसए है। कौन सी थ्योरम है? अभी याद करके बताती हूँ कौन सी थ्योरम है वो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपने ये डीई इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, दिस इज गिवन। अगर one side is drawn parallel to the base of the triangle to intersect the other two sides at two distinct points, here the two distinct point is D and E. The other two sides are divided in the same ratio. That means AD by DB is equals to AE by EC we need to prove. ठीक है। तो अब इस थ्योरम को कैसे करना है हमको देखें यहाँ पे जल्दी से। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले इस टॉपिक ट्रायंगल एडीई पर फोकस करते हैं बेटा। और हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की है, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं ऑन बोथ दिस साइड्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडीई ट्राइंगल को इस पर्सपेक्टिव से नोटिस कर रही हूँ। तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। एडीई का एरिया विल बी हाफ ऑफ एडी इंटू एनी। राइट बच्चे, हाफ ऑफ एडी इंटू एनी। अगर मैं इसे ही पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं और यहाँ पर से ऑब्जर्व करूं, तो इट विल बी हाफ ऑफ डीएम इंटू एई। राइट। तो दोनों ही ट्रायंगल एडीई के एरियाज हैं। ओके। अब इसे एक बार साइड में छोड़ देते हैं, इसे कहाँ काम में लेंगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस क्वेश्चन के अंदर ये देख रहे हैं एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बीडीई। ये ट्रायंगल बीडीई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्लियरली दिख रहा है राइट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट उसके ट्रायंगल के बाहर होती है, तो ये जो हाइट है यही हाइट है इस ट्रायंगल बीडीई की भी। राइट। तो अगर मुझे बीडीई का एरिया फाइंड करना है, तो क्या मैं इसे ऐसे फाइंड कर सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी। ये एन भी नहीं लिखना बेटा, बीडी ट्रायंगल ना, बीडी है ट्रायंगल का बेस। तो बीडी इंटू इसकी हाइट बाहर है तो एनी और ई एन। ठीक है। इसी तरीके से अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रही हूं यहाँ पर। ट्रायंगल कौन सा है वो? ट्रायंगल डीईसी। ट्रायंगल डीईसी के भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ ऑफ ईसी इंटू, ये रहा ईसी इसका बेस, और इसकी हाइट भी इसके बाहर होगी, सो दैट इज डीएम। राइट बच्चे, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें अब हमें ये बात यहां से पता चली। अब हम दो ट्रायंगल्स के एरिया की रेशो निकाल रहे हैं राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। और फिर मैं फाइंड करूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। समझ में आया बेटा मैं क्या कर रही हूँ? मैंने जो ऊपर दोनों इक्वल थे, एडीई के ही दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एक बीडी वाली साइड से तो बीडी वाली तरफ वाला पुट करूंगी, दोनों एडीई के साथ ही डिवाइड कर रही हूँ। अब एडीई का जो बीडी वाली साइड का पर्सपेक्टिव था, ये रेड वाला जो पर्सपेक्टिव था, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हाफ ऑफ एडी इंटू एनी, और बीडी के लिए हाफ ऑफ बीडी इंटू एनी। अब एनी से एनी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, एडी बाई बीडी यहाँ पर मिल गया हमें। राइट बेटा। इसी तरीके से एडीई बाई सीडीई में, एडीई वो वाला पर्सपेक्टिव ब्लू वाला जो हम सीडीई के साथ मैच करके लाए हैं, तो हाफ ऑफ डीएम इंटू एई।
अपॉन हाफ ऑफ CDE के लिए EC इंटू DM। अब DM से DM कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ पर मिल गया AE और EC बेटा। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों फ्रैक्शंस की बात अगर हम करें तो इन दोनों में ADE सेम है ना। और BDE और CDE भी सेम है एरियाज में, दोनों इक्वल हैं। ये कहाँ से निकालेंगे हम थ्योरम, 9th क्लास से। देखें ध्यान से, मैं कह रही हूँ BDE का एरिया और CED का एरिया, दोनों का एरिया इसलिए सेम है बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम बेस एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। जब भी कोई दो ऐसे ट्राइंगल होते हैं जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, मतलब ये लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो हम हमेशा इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को इक्वल कहते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। उस थ्योरम के हिसाब से अब हमें ये बात पता चल गई है कि न्यूमरेटर्स तो आइडेंटिकल थे और डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इसीलिए पूरी फ्रैक्शन इक्वल हो गई। इसका मतलब फ्रैक्शन जिन चीजों के इक्वल थी वो भी इक्वल हो गए। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AD/BD इज इक्वल्स टू AE/EC। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है ना बच्चे? और हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था। देखें ध्यान से, AD/BD इज इक्वल्स टू AE/EC, यही तो हमें प्रूव करना था बेटा। ठीक है ना, क्लियर है ना थ्योरम? अब ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखना और कोशिश किया करो एग्जैक्टली जैसे ये NCERT का पैटर्न है, बिल्कुल इसी तरीके से नीटली उसको कॉपी कर दो। ठीक है, चलो अब हम कर रहे हैं थ्योरम 6.2। बड़ी ही थियोरी वाली थ्योरम है, लीस्ट कहीं चांस होता है आती है पर आ जाती है, ऐसा नहीं है नहीं देखी गई है, पेपर में देखी गई है ये थ्योरम, तो इसीलिए इस पे काम कर लेते हैं। Now in this theorem they are saying if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio. Now अब वो ये कह रहे हैं कि आपको ये मालूम है कि ये जो लाइन है ना, ये सेम रेशो में कट कर रही है। AD/BD और AE/EC इक्वल है। AD/BD इज इक्वल्स टू AE/EC गिवन है, इक्वल है। इक्वल गिवन है इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल गिवन है इसका मतलब साइज इक्वल रेशो में कट करे हैं, मतलब हमें पहले से ही रेशो सेम पता है कि दोनों साइड्स की रेशो सेम है, ये गिवन में है। इस बार प्रूफ में नहीं है, ये गिवन है। तो अब वो आपसे प्रूव कर रहे हैं कि देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और ये जो लाइन है यही लाइन पैरेलल भी है इस लाइन के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट को ट्रू मान लेंगे और हम कहेंगे नहीं नहीं ये लाइन नहीं है पैरेलल। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये लाइन इसे इक्वल रेशियोज में तो कट कर रही है, लेकिन पैरेलल लाइन कोई और है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, जिसे हम बाद में फॉल्स प्रूफ करके अपना पॉइंट प्रूफ करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो DE' इज पैरेलल टू BC, हालांकि खुली आंखों से दिख रहा है कि वो पैरेलल नहीं है, पर फिर भी हम अभी उसे एज्यूम करके प्रूफ करेंगे कि नहीं ये गलत है। तो अब मैंने ये एजम्पशन कर ली कि DE' इज पैरेलल टू BC, और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अगर ये लाइन पैरेलल है, DE' is parallel to BC, so I'll write the BPT theorem that I have just now learned। उसके हिसाब से होना क्या चाहिए, AD/BD should be equals to AE'/E'। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ध्यान से देखो, होना क्या चाहिए, AD/BD इज इक्वल्स टू AE', यहां तक सिर्फ, बाय E', कि इस तरीके से ये BPTU से हमें पता चल गया है कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमको ये बात पता चल गई है। ओके, अब गिवन चीज के साथ तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कैसे? अगर गिवन चीज ये है फैक्ट वन कि AD/BD AE/EC के बराबर है और AD/BD ही AE'/EC' के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में अभी ये कंक्लूड कर देती हूँ कि AE/EC बेटा इज इक्वल्स टू AE'/E'(C)।
जो कि नेवर पॉसिबल है। इट इज नेवर पॉसिबल। व्हाई इज इट नेवर पॉसिबल? रीजन ये है इसका कि बेटा अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एई और ईसी, एई और ईसी, लेकिन ये इक्वल कैसे हो सकता है टू अ शॉर्टर लेंथ एई डैश एंड ई डैश सी से? यहां पर एई डैश इज क्लियरली स्मॉलर देन ई डैश सी, है ना? तो इसीलिए ये फैक्ट इज ओनली पॉसिबल, मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, इट इज ओनली पॉसिबल, नेवर पॉसिबल नहीं लिखती, मैं इसे लिखती हूँ इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई डैश एंड ई आर कोइंसाइडिंग। जब ई डैश और ई एक ही पॉइंट के दो नाम हो, इट इज ओनली पॉसिबल इफ ई डैश एंड ई आर कोइंसाइडिंग पॉइंट्स। अगर ये दोनों एक ही जैसे पॉइंट्स हैं, तो एक ही पॉइंट के दो नाम है, तभी ये फ्रैक्शन इक्वल पॉसिबल है। तो इसका मतलब ई डैश सी इज अ पॉइंट ऑन ई, इसका मतलब डीई लाइन जो इक्वल प्रोपोर्शन में कट कर रही थी बेटा, वही पैरेलल है। आ गई बच्चे बात समझ में? सिंपल था एकदम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके। अच्छा बेटा, ये बीच के ना एग्जाम्पल स्किप नहीं करने। जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ना एग्जाम्पल छोड़कर, ये स्किप नहीं करने, ये सब करने हैं। तो अगर इनमें भी प्रॉब्लम आएगी तो बताना मुझे, करा दूंगी ये भी। ठीक है? ये सब एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। चल बच्चे, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट। अच्छा, एक मेरे को बात बता गौरी बेटा, मैंने तेरे को ऑडियो में एक एक्सप्लेनेशन भेजी थी उस क्वेश्चन की, वो 13 into 11 into, Yes, ma'am. वो समझ में आ गया था? Yes, ma'am. पक्का ना? Yes, ma'am. Ma'am, I knew how to solve it, but I could not present it well क्योंकि मेरा फिर टाइम खत्म हो रहा था, तो I just left it. एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन भी प्रूव करना कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, वो सिक्स से डिविजिबल होगा, वो भी प्रूव करना है। वो और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चल बच्चे, अब एक्सरसाइज 6.2। इन फिगर 6.17 1 and 2, ये 1 और 2, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये रहा डीई बीसी के पैरेलल, एंड तो फाइंड ईसी इन 1। हमें फर्स्ट में ईसी फाइंड करना है। अच्छा बेटा, एक और ना रूल यहीं पे समझ लो, अभी तो बाद में, पूरे की बात बाद में करेंगे। जब हम सिर्फ ट्राइंगल की इन दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं, तब तो हम रेशो ये ले लेंगे, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। हम इनफैक्ट इसे किसी भी पैटर्न में ले सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं ए डी बाई ए बी, नीचे फुल साइड ले लिया, इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, ये भी बिल्कुल ट्रू है। हम इसे इस पैटर्न में भी ले सकते हैं कि ए बी बाय बी डी, पहले फुल साइड फिर हाफ, इसी तरीके से फुल साइड फिर हाफ, लेकिन हाफ वही वाला जो पहले लिया है, तो ई सी बाय ई सी, ये भी पैटर्न एकदम करेक्ट है। लेकिन जब इन दोनों साइड्स को इंक्लूड किया जाए, दैट इज इट इज अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, one this smaller one and another this full big one, not just the lower half, क्योंकि लोअर हाफ तो ट्राइंगल ही नहीं है। जब इन दोनों फिगर्स की सिमिलैरिटी की बात आएगी बेटा, तब हमें क्या लेना है, तब हमें पॉइंट्स लेने हैं ए डी बाई ए बी ऑलवेज। अगर तब आप ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू डी ई बाई बी सी करते हैं, तो ये सारा गलत हो गया। हमें जब भी ये दो ट्राइंगल्स, क्योंकि ये छोटे ट्राइंगल की साइड ये है
और बिग ट्रायंगल की साइड ये फुल है, बीडी कोई साइड नहीं है उसकी, तो ए बी लेना पड़ेगा। तो करेक्ट पैटर्न इज व्हाट, ए डी बाय ए बी इज इक्वल्स टू डी ई बाय बी सी। ये मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं था। इज इक्वल्स टू ए ई बाय ए सी, ये कॉन्सेप्ट था इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें ये साइड फाइंड करनी है, तो सिंपली 1.5/3 इज 1/2, तो ये भी 1/2 फॉर्म कर दिया यहाँ पे, है ना। आप इसे ऐसे करके प्रूफ करोगे एग्जाम में, ऐसे ट्रांसपोजिशन से इक्वल प्रूफ करोगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो, अब क्या फाइंड करना है, फाइंड ए डी इंटू, तो ये फाइंड करना है, तो ये सिर्फ यही फाइंड करना है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए डी बाय 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8/5.4। अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब इसको 7.2 को इधर ले आओ और सॉल्व कर लो, हो जाएगा ना बेटा, ये सिंपल है ना क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं है एग्जाम्स में। पर पहले कहते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आपका ग्रंथ है, यही पढ़ो, इसी से ही आएगा। और बाद में देखते हैं अरे ये गायब ही हो गए सैम्पल पेपर से सारे क्वेश्चंस। पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बेसिक है, ये जरूरी है, इसके बिना कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। सो ई एन एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। बस ये जरूरी है बेटा, एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, और खास करके एनसीईआरटी की वर्डिंग्स। जो एनसीईआरटी जिस तरीके से चीज को प्रेजेंट करता है वैसे ही वो टीचर्स पर्टिकुलर होंगे, वैसे ही वो आंसर्स मांगेंगे। साइंस में भी इनफैक्ट एनसीईआरटी के चैप्टर्स बोर्ड में जाने से पहले रीड जरूर करेंगे, और उनमें विल मेक श्योर कि हम एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो पेपर में ना। उसी से पॉइंट ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने ही ना वो जो रेफरेंस आंसर शीट्स बनाकर जिसके पॉइंटर्स हैं वो उन इवैल्यूएटर्स को दिया होगा, तो वही पॉइंटर्स वो ढूंढ रहे होंगे। चलो, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वी नीड टू प्रूव इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ड्रॉन नहीं है क्या, नहीं है ना, खुद से करना पड़ेगा। वैसे सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर दूं और ई और एफ दो पॉइंट्स बना दिए यहाँ पर हमने, तो अब पीई 3.9 है। मैं एक ही पार्ट इसका डिस्कस करूंगी, ये 3 है, ये 3.6 है, और ये 2.4 है। तो 3.9/3 इज इक्वल्स टू 3.6 इज इक्वल्स टू 2/2.4 है कि नहीं। 3.9/3 अगर 3.6/2.4 के इक्वल है कटिंग करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तब हम कहेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। क्योंकि बीपीटी क्या कहती है कि जो लाइन पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि जो लाइन पैरेलल है वही इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी, ठीक है ना। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी चेक हो रही है यहाँ पे। तो बस आपको दोनों थ्योरम्स, दोनों सॉरी रेशियोज इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है, ट्रांसपोजिशन अलाउड नहीं होती इसमें। चलो, इन फिगर 6.18 ऊपर रह गई। दे आर आस्किंग यू टू प्रूव ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाय ए डी, राइट। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उन्होंने हमें एल एम इज इक्वल्स टू पैरेलल टू सी पी दिया हुआ है, ये पैरेलल गिवन है, और एल एन सी डी के पैरेलल गिवन है। अगर एल एम बी सी के पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस बेटा। सिमिलरली अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो एक्चुअली बोथ द साइड्स आर इक्वल टू द सेम पैटर्न इनसाइड, दैट मीन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर एज वेल। क्लियर और नॉट, सिंपल है क्वेश्चन, है ना। 10th क्लास का अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हमें पहले इस ट्रायंगल को चूज करके बीपीटी प्रूफ करना है, देन इस ट्रायंगल को चूज करके बीपीटी प्रूफ करना है। चलें अभी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.19, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का 30% आना है ना, उसमें से ये स्पेशली, ये थोड़ा कम, ये ज्यादा, कि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं फिर जो एनसीईआरटी से बनना है उसके लिए। ओके, नाउ इन फिगर 6.19 डीई इज पैरेलल टू एसी, ये रही लाइन डीई एसी के पैरेलल, एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई, दिस इज डीएफ एंड दिस इज एई पैरेलल।
right? Now they are here saying BF by FE, BF by FE is equals to BE by EC, BE by EC. कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम यहाँ ध्यान से देखें ना, तो जब हमने BF बाय FE कहा तब वो BD बाय DA के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ब्लू लाइंस आर पैरेलल। और जब हमने BE बाय EC कहा तब भी वो BD बाय AD के पैरेलल हो सकता है, क्योंकि रेड लाइंस आर पैरेलल। तो क्योंकि ये दोनों सेम BD बाय AD के ही इक्वल हैं, इसीलिए ये आपस में भी इक्वल होकर हेंस प्रूव्ड हो गए। ठीक है ना बच्चे? क्लियर है ना? हो जाएगा ना? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। In figure 6.20, DE is parallel to OQ, ये इसके पैरेलल है। DF is parallel to OR। अब क्वेश्चन कह रहा है शो दैट EF is parallel to QR, ये आपको प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें ध्यान से, जो साइड्स हैं वो पैरेलल गिवन है ट्रायंगल की, और अगर ट्रायंगल की साइड्स पैरेलल हैं तो उनकी साइड्स रेशो में हो गई। इसका मतलब आई कैन से PD बाय DO इज इक्वल्स टू PE बाय EQ हो गया। राइट बेटा? ओके। और अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? ये ट्रायंगल, इसमें भी साइड्स पैरेलल गिवन है हमें। तो अगर ये साइड्स पैरेलल गिवन है, इसका मतलब द सेम PD बाय DO इज इक्वल्स टू PF बाय FR बेटा। राइट? अब मैं बीच में से ना ये सब कुछ भूल जाऊंगी। ये सब मेरे लिए यहाँ है ही नहीं। राइट बेटा? तो अब यहाँ पर क्या हो गया? दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये आपको गिवन है। तो अब आप इस ट्रायंगल को देखें तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि अगर ये साइड्स प्रोपोर्शन है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT दीज लाइंस आर पैरेलल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना? तो फर्स्ट टू ट्रायंगल्स की हेल्प लेकर हमने इन एक्सटर्नल साइड्स को इन इक्वल रेशियोज प्रूव कर दिया, और जब वो हो गया तो हम हमें फिर बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये लाइंस पैरेलल पता लग गई। ठीक है ना बेटा? ओके। नेक्स्ट वन। इन बेटा इनको प्लीज पॉज करके वीडियो को, सब बच्चे भी बाकी इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.21, A B C and R पॉइंट्स ऑन ए OP OQ OR। तो ये तीनों साइड्स के ऊपर एक पॉइंट है, OP पर A है, OQ पर B है एंड OR पे C पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ, ये लाइन PQ के पैरेलल है। इसका मतलब यहीं से पता चल गया कि OA अपॉन AP विल बी इक्वल टू OB अपॉन QB। इसी तरीके से AC इज पैरेलल टू PR, इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। अभी मैंने दोनों ट्राइंगल्स में ये नोटिस किया कि मैंने दोनों चीजों को OA अपॉन AP के इक्वल प्रूफ किया। इसका मतलब मुझे ये बात भी यहाँ से पता चल गई अभी तक कि OB अपॉन QB इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR होगा, क्योंकि ये सेम चीज के इक्वल है। तो अब अगर ये दोनों हमें इक्वल रेशो में पता है तो हम कह ही सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT साइड्स पैरेलल है, यही उन्होंने हमें प्रूफ करने को कहा है, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ही सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करें जल्दी जल्दी से। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट। ऐसी थ्योरम में ना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पहले थ्योरम प्रूव भी करनी आ जाती है। दो दो पार्ट बना देंगे क्वेश्चन के, तीन पार्ट्स बना देंगे,
और यहाँ से ये हटाकर और एक साथ में थ्योरम अटैच कर देंगे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ये बन गया जी, लो 4 मार्कर क्वेश्चन, है ना, और है नया कुछ भी नहीं। तो यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। बेटा यहाँ ना इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे पेपर में गड़बड़ करके आते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं समझ में आता गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। तो ध्यान से देखो इसे करना क्या है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ये प्रूफ करना है बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, कि अगर मिड पॉइंट से जा रहा है एक साइड के, तो हमें ये कह दिया गया कि एक तो मिड पॉइंट से निकल रहा है, ये तो मिड पॉइंट हमें मालूम है। हम्म। तो एक तो मिड पॉइंट हमें पता है, और मतलब इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हमें मालूम है, और साथ में हमें ये मालूम है कि ये पार्ट इस पार्ट के पैरेलल है, लाइक दिस। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब अब कोई भी ना इसको ए बी सी ट्रायंगल ये रहा और पी क्यू ये रहा, कोई भी ए क्यू बाय इक्वल्स टू क्यू सी को यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले ये कह रही हूँ, सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट मीन्स ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। इसका मतलब ए पी बाय पी बी इज इक्वल्स टू 1, राइट और नॉट, है ना। अब ये बात यहाँ पर कंक्लूड करके रख ली हमने। अब मैं कह रही हूँ, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो बाय बीपीटी, ये बात हमें पता लग गई कि जो रेशो एपी बाय पीबी की है वही ए क्यू बाय क्यू सी की होनी चाहिए। तो एपी बाय पीबी शुड बी इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू सी, और अगर इसकी रेशो 1 है तो इसकी भी रेशो 1 ही होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 है। अब हमें ये बात पता चल गई कि ए क्यू बाय क्यू सी इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, इसका मतलब क्यू इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब ए सी इज बाइसेक्टेड बाय क्यू। सिंपल। क्लियर है कि नहीं है बेटा? नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन मैम। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अब इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स गिवन है बेटा, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल गिवन है हमें, और लाइन जॉइनिंग पैरेलल हमको प्रूव करना होगा, राइट। तो अब मैं अगर वही ए बी सी और पी क्यू ले लूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकती हूँ कि देखो ये इसके इक्वल गिवन है, तो मैं पहले लिखती हूँ ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। अब इसको इधर ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे लिए बन जाएगा ए पी बाय पी बी इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से सिमिलरली मैं यहाँ लिखूंगी ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है। अब इसे फिर ट्रांसपोज करूंगी तो रेशियो बन जाएगी ए क्यू बाय क्यू सी इज इक्वल्स टू 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें दिख रहा है साफ दोनों 1 के इक्वल हैं, इसका मतलब ए पी बाय पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू सी। बेटा दोनों मिड पॉइंट बता रखे थे, ये नहीं बताए थे कि दोनों इन सेम प्रोपोर्शन है। वो हमने इस सिली स्टेप से प्रूव किया। ऑल्दो हमें पता है कि अगर दोनों मिड पॉइंट्स है तो इसका मतलब दोनों 1:1 की रेशो है, तो वो प्रोपोर्शनेट ही है, लेकिन दिस इज हाउ यू मैथमेटिकली प्रूव इट, कि अगर वो इक्वल है तो उनकी रेशो 1 हो गई, अगर वो इक्वल है तो उनकी रेशो 1 हो गई, और इसीलिए उनका इसीलिए उन वो जो प्रोपोर्शन है, क्योंकि दोनों 1 के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल हो गई, और क्योंकि वो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी।
आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? बेटा आप बच्चे ये सब लोग ये स्टेप्स ठीक से लिखते नहीं हो। यहाँ सब बच्चे गलती करते हो स्टेप्स लिखने में, कि ये इक्वल गिवन है तो उसको रेशोज इक्वल लिख दोगे। अगर आप उन्हें नहीं प्रूव करोगे कि अगर वो मिड पॉइंट्स है तो वो कैसे, पहले वो दोनों इक्वल है फिर वो रेशो वन है, वो दोनों इक्वल है तो रेशो इक्वल्स टू वन है, ये स्टेप्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पे चले अब। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। चल, 12 o'clock भी गौरी तेरा ही स्लॉट था बेटा। यस मैम। 11:30 तनिष्का मिस होकर भी तुझे मिला, और अब 12 o'clock भी तेरा स्लॉट है। चल देखते हैं कहाँ तक लेकर जा पाते हैं इस चैप्टर को। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, नहीं तो कल भी ये सेम सेशन करेंगे तेरे साथ ऐसे ही सेम टाइम पे, तो फिर वहां पे बाकी पेंडिंग जो पोर्शन होगा वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। तो सबसे पहले एक ट्रिपेजियम बना लेते हैं, ABCD, जिसमें AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। और इनकी जो डायगोनल्स हैं ये O पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, राइट? शो दैट AO बाय OB, AO बाय OB इज इक्वल्स टू CO बाय OD। जो ये गिवन है ना, इसको प्रूफ करने के लिए क्या मैं इन दोनों को स्वैप कर सकती हूँ? इज दैट स्वैपिंग अलाउड? यस। तो मैं प्रूफ कर दूंगी AO बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD, और फिर उसके बाद स्वैपिंग से हेंस प्रूफ कह दूंगी कि ओके मेरी चीज प्रूव हो गई। ठीक है, तो स्टेप में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसके स्वैपिंग को प्रूफ करने वाली हूँ, क्योंकि AO बाय OC इज द सेम थिंग इन वन लाइन। नो, एक अगर मैं ट्राइंगल एज्यूम करूँ यहाँ पर ABC, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स एक ही ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। AO और OB एक ट्राइंगल में नहीं आ रहे थे इस तरीके से कि मैं उन्हें BPT से यूज कर पाऊं, तो इसीलिए मैंने AO बाय OC ले लिया और OB बाय OD ले लिया। और अब मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ, अ लाइन पैरेलल टू, सिर्फ AB बोलूंगी मैं अभी, फुल नहीं बोलूंगी, CD नहीं बोलूंगी। तो आई एम ड्रॉइंग, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ AB इज गिवन पैरेलल टू DC, ये तो गिवन था। और अब एक कंस्ट्रक्शन की है मैंने, ओ ओ कुछ भी M, OM पैरेलल टू DC, नहीं AB। तो अब मैंने कंस्ट्रक्शन से OM AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल गिवन है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ दस OM इज ऑल्सो पैरेलल टू DC, है ना? या फिर मैं यहाँ पर ये कंक्लूजन लिखने की जगह ऐसे भी लिख सकती हूँ कि दस AB DC के पैरेलल है और DC OM के पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, और इसे इक्वेशन 1 बनाकर लिख लो क्योंकि ये 2 बार यूज होगी। ठीक है, कुछ भी, मतलब ये गिवन है, ये 1 है, ये 2 है, कुछ भी मान लो इन इक्वेशंस को। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सबसे पहले ले रही हूँ इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल, सिर्फ ये ट्रायंगल ले रही हूँ ABC। इन ट्रायंगल ABC OM इज पैरेलल टू AB, पिंक लाइंस दोनों पैरेलल है। तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकती हूँ OC बाय AO इज इक्वल्स टू CM बाय MB, राइट और नॉट? कैसे भी लिख लो, अभी सब सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन 2 बनाकर रख लेते हैं अपने पास। अब इसी तरीके से अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रही हूं इन ट्रायंगल BDC, दिस वन। इन ट्रायंगल BDC हमें पता है OM इज पैरेलल टू DC, है ना? आप इसे प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख लो यहाँ से। ठीक है, रीजन के अंदर, लेकिन रीजन जरूर आता है साथ में, भले रीजन अबव ही लिख दो या प्रूफ्ड अबव ही लिख दो, लेकिन रीजन जरूर आता है। तो OM इज पैरेलल टू DC। अब अगर OM DC के पैरेलल है तो क्या हम ये बात कह सकते हैं OB बाय OD इज इक्वल्स टू BM बाय MC? तो यहाँ मैं लिख रही हूँ OB बाय OD
इज इक्वल्स टू बी एम बाय एम सी। अब मैं इसे मेरा फैक्ट नहीं मान रही, मैं रेसिप्रोकेटिंग बोथ कर रही हूँ। क्योंकि रेसिप्रोकेट करने से ओडी बाय ओबी इज इक्वल्स टू एम सी बाय एम बी मिल जाएगा, जो कि इक्वेशन 1 में है, और इसे इक्वेशन 3 मान लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इसके बाद यहां सॉल्व कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मुझे ये बात पता चल गई कि ओ सी बाय ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी बाय ओ बी है। राइट बेटा। अब 10 आपको क्या करना है, पहले इसे रेसिप्रोकेट कर लो, तब भी ट्रू हो जाएगा। देखो ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी। और अब आपके 10 प्रूव में एक स्टेप दूर रह गया है स्वैपिंग। आपको उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, बस 10 लिखना होता है कि ये स्वैपिंग करके भी इक्वल रहता है। इतना टीचर्स को मैथमेटिकली ये चीज क्लियर है, ए ओ बाय ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ डी। चलो बस, हेंस प्रूव्ड। तो प्रूफ तो यही हो गया था, उसके बाद तो हम उसे बस क्वेश्चन की फॉर्म से मैच करा रहे थे। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में अच्छे से? कॉपी कर लिया पूरा, नोट कर लिया ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बस वो एक ही क्वेश्चन जो आने वाला है एनसीईआरटी से, उसमें देखेंगे इसे कौन सा आता है। अब ये उसी का ही कन्वर्स है बिल्कुल क्वेश्चन। अब हमें जो फैक्ट हमने वहां प्रूव किया था, यहाँ वो गिवन है, और हमें प्रूव करना है उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे प्रूव करते हैं बेटा? ट्रेपेजियम प्रूव करते हैं एनी वन साइड्स पैरेलल प्रूफ करके। जैसे ही एनी वन साइड्स पैरेलल प्रूव हो जाती है, वैसे ही हमारा टास्क अचीव हो जाता है। तो अब ये रहा बेटा मेरा ट्रेपेजियम, राइट, ए बी सी डी। मैंने जैसे ही ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ कर दिया, मेरा काम हो जाएगा। ए बी सी डी 10 इज अ ट्रेपेजियम। तो मैं मतलब उसे मार्क नहीं कर रही, क्योंकि वो पैरेलल गिवन नहीं है। मैं सबसे पहले इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर रही हूँ, इंटरसेक्टिंग एट ओ बताया है उन्होंने, ओ बता दो, पॉइंट बना दो यहाँ पर, सच दैट ए ओ बाय ओ बी। अब ये फैक्ट हमें गिवन है इस बार कि ए ओ बाय ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ डी है। चलो, अब मैं फिर से उसको स्वैप कर देती हूँ कि अगर ये गिवन है, इसका मतलब ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी, है ना? स- स- हाँ जी बेटा, सॉरी। ओके, तो मैंने सबसे पहले स्वैपिंग कर ली ए ओ बाय ओ सी और ओ बी बाय ओ डी। राइट बेटा। अब इसे स्वैपिंग करके मैं क्या देख पा रही हूँ, ए ओ बाय ओ सी, ये ए ओ बाय ओ सी है, राइट, और ओ बी बाय ओ डी है। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ फिर से एक लाइन पैरेलल, ओ एम। ठीक है, तो ओ एम को मैं पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ अगेन ए बी के। मुझे नहीं पता कि ए बी ओ एम के पैरेलल है कि नहीं, मैं सिर्फ ए बी को ओ एम के पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ। ए बी पैरेलल टू ओ एम प्रूव कर रही हूँ। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्शन है, प्रूविंग नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है। राइट। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमने कहा ये पैरेलल है इसके, तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या ये बात कह सकते हैं कि ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल्स टू बी एम बाय एम सी है ना? तो इस चीज को ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल्स टू बी एम बाय एम सी,
राइट बेटा, है ना ये, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन से किया है, ए बी पैरेलल टू ओ एम बाय कंस्ट्रक्शन, 10 ऐसे लिखेंगे और बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं, बीपीटी कंस्ट्रक्शन की थी ना, तो बाय बीपीटी। ओके, राइट। अच्छा, अब हम देखें, हमने इसको तो प्रूव कर दिया, और ये चीज हमें गिवन थी बेटा, ये गिवन था फैक्ट, बट वी नो that AO by OC is equals to OB by OD, है ना बेटा। AO by OC is equals to BM by MC, ये हमने प्रूफ किया, लेकिन उन्होंने गिवन था कि AO by OC OB by OD के हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या हम ये बात कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि BM इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू OB बाय OD है, राइट और नॉट बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से बेटा, अगर हम ये बात कह सकते हैं कि BM बाय MC OB बाय OD के बराबर है बच्चे, तो इसका मतलब OM इज पैरेलल टू DC, है ना। दस OM इज पैरेलल टू DC, और हम यहाँ रीजन क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई, है ना। अच्छा, अब आप ये बात देखो बेटा, ये आपने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल प्रूफ किया, है ना, और ये हमने प्रूफ कर दिया, तो अब इससे क्या हो गया, ये दोनों रेड लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। तो अब हम इसे ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट 3, और इसे यहाँ पर लिख देते हैं दैट OM is parallel to AB by construction, या 4 by construction। तो अब दोनों फ्रॉम 3 और 4 हमें ये बात पता चल गई कि AB is parallel to DC, हेंस प्रूव्ड। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं नहीं, हेंस प्रूव लिखने से पहले लिखना है 10 ABCD इज अ ट्रेपेजियम, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, कंक्लूजन पूरा लिखना है। आई बच्चे बात समझ में, ऐसे ही इक्वेशंस को नंबर देना है, फ्रॉम कौन सी इक्वेशन बात कर रहे हो, हर चीज के पीछे रीजन लिखना है, ठीक है बेटा। चल, अब क्या कर रहे हैं हम, 10 क्वेश्चंस हो गए ना, अभी आज के लिए इतना ही, डाइजेशन खराब हो जाएगा एक साथ ही सारा खाना खाने की कोशिश करेंगे तो, है ना। तो अब इसको यहाँ तक अच्छे से कर, ये जो थ्योरम है ए थ्योरम, ये और ये नेक्स्ट थ्योरम, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो इसमें से, वो एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। तेरा हाफ प्रॉब्लम तो सॉर्ट हुआ ट्राइंगल्स का, यस मैम। है ना। तो कल के हाफ में इस ट्राइंगल्स की बाकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट करेंगे, और फिर ना क्वेश्चंस करेंगे वो दूसरे वाले सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चंस, ताकि तुझे करने आए। पर तेरे लिए होमवर्क क्या होगा, अभी ये एक्सरसाइज को सॉल्व किया है जो, इनको एक बार दोबारा से करना है, और साथ में बेटा जितने उससे पहले के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स थे वो सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चल, अभी आज के लिए इतना ही। मैं 10 मिनट्स का ब्रेक ले लूं, सांस ले लूं, मुझे फिर 12:30 बोलना शुरू करना है। चलो, अब थैंक मैं यू। क्या रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। अभी उधर चली जा और अपना सैम्पल पेपर अचीव करना शुरू कर, सैम्पल पेपर नहीं रोकना तूने।